7 अक्टूबर को इसराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन ने हमास के खिलाफ ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया। אזרחי ישראל היקרים, כוחות חמאס פלשו הבוקר לשטח ישראל. और अपना ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च कर दिया और साथ के साथ ये कहा जितने भी इनोसेंट लोग हैं वो गाजा छोड़ दे, क्योंकि हम गाजा को एक डेजर्ट में तब्दील करने वाले हैं। एंड इसका मेन रीजन एक ही है, क्योंकि जब 6 अक्टूबर को ज्यूज लोग अपना होली फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग 7 अक्टूबर को हमास ने 5000 रॉकेट्स के साथ इसराइल और जेरूसलम पे हमला कर दिया। एंड हमास के लोग इसराइल में घुस गए और कई सौ लोगों को जान से मार दिया और घायल कर दिया। एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ औरतों और बच्चों को हॉस्टेज भी बना लिया। और यही नहीं, उन्होंने उन हॉस्टेज लड़कियों के साथ करा और उनसे करवा के पूरी परेड करवाई, जिसकी सारी वीडियोस इंटरनेट पे वायरल हो रही हैं। एंड वो वीडियोस ऐसी है ना जिनको देख के आपको इंसानियत के ऊपर से ही भरोसा उठ जाएगा। बट इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन क्या है, आप लोग ये सोच रहे होगे। एंड हमास, इसराइल, गाजा स्ट्रिप और ये जेरूसलम, ये सब आखिर है क्या? सो इसमें आपको देख के हम समझ सकते हैं, एक तरफ इसराइल की खुद की अनडिस्प्यूटेड लैंड है एंड दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है, जहां इसराइली और पैलेस्टीनी लोग मिलकर रहते हैं। पैलेस्टीन के पास कोई स्पेसिफिक बाउंड्री वाला देश नहीं है और बाकी बचा एरिया है हमास का, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सब जानने से पहले ना हमें इस जगह की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पहले समझनी पड़ेगी। ये कॉन्फ्लिक्ट कोई 8-10 साल पुराना नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। तो ज्यूज एक वो कम्युनिटी है जो पूरी दुनिया में एक छोटे छोटे क्लस्टर्स में रहती थी। उनकी कम पॉपुलेशन होने की वजह से, अलग बिलीव्स होने की वजह से उनको हर जगह एक्सप्लॉइट करा गया। इसी वजह से ज्यूज लोग में एक अलग कम्युनिटी, एक अलग देश बनाने की चाह दिखी और इस मूवमेंट को नाम दिया जियोनिज्म। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तब हिटलर ने ज्यूज का जेनोसाइड करना शुरू करा, तो काफी क्वांटिटी में ज्यूज जर्मनी से भागने लग गए। उनमें से काफी लोगों को अमेरिका ने ऐसे रिफ्यूजी ले लिया और काफी लोग यहाँ भाग के आ गए, क्योंकि उस टाइम यहाँ ब्रिटिश कॉलोनी थी। अब ज्यूज ने इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि उनके रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से उनके एंसेस्टर्स ने जेरूसलम यही बनाया था एंड उनके पास एक लौती धार्मिक जगह है, इसलिए उनका जेरूसलम पे अधिकार है। बट रोमन एम्पायर ने इनके आखिरी टेंपल को भी तोड़ दिया था। अब खाली वहाँ एक दीवार बची हुई थी, जिसको ज्यूस टेंपल माउंट बोलते हैं, और अपने सारे होली रिचुअल्स के लिए वो लोग वहीं जाते हैं। बट उस टाइम पे यहाँ पैलेस्टीन के अरब लोग रहते थे और उनको 2 चीजों से दिक्कत थी। पहली तो ये, धीरे धीरे करके ज्यूज लोग उनके लैंड पे कब्जा करते जा रहे थे। एंड दूसरी ये, जेरूसलम मक्का एंड मदीना के बाद उनके लिए 3rd होलीस्ट प्लेस है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में जेरूसलम को एक होली प्लेस माना गया है, बट क्योंकि वहाँ ज्यूज की पॉपुलेशन कम है, इसलिए ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ ज्यूज और मुस्लिम्स के ही होते हैं। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब ज्यूज और अरब का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, तब ब्रिटिशर्स ने 8 जुलाई ऑफ 1948 को इसराइल को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। एंड वहाँ का फैसला ब्रिटिशर्स ने यूएन के हाथ में दिया था। तो यूएन ने अरब लोगों के लिए पैलेस्टीन देश बना दिया एंड ज्यूज लोगों के लिए इसराइल बना दिया। एंड जो मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट वाली जगह थी जेरूसलम, उसको अपने कंट्रोल में ही रखा। और क्योंकि इस फैसले से इसराइल को रिकग्निशन मिला, इसलिए उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बट अरब लोग किसी के साथ भी अपना देश नहीं बांटना चाहते थे एंड इसलिए अरब लोगों ने इस फैसले का अपोज करा। ये प्रोटेस्ट एक आर्म प्रोटेस्ट था और देखते देखते प्रोटेस्ट एक वॉर में तब्दील हो गया। एंड इसमें काफी पड़ोसी कंट्री जैसे कि इजिप्ट और जॉर्डन ने पैलेस्टीन के साथ दिया। बट सरप्राइजिंगली एक नए देश ने उन सबको हरा दिया और इसी की वजह से इसराइल को और रिकग्निशन मिला पूरे वर्ल्ड में। वहीं पैलेस्टीन में भी 2 ग्रुप बन गए। उनमें से एक ग्रुप था फतेह, जिनको लगता था इस कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन पीसफुली और डिप्लोमेसी से निकलना चाहिए। एंड दूसरा ग्रुप था हमास, जिसको हम सब जानते हैं आज। वो इस्लामिक कट्टरपंथी, वायलेंस एंड टेररिज्म के थ्रू इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहता था। एंड तब पैलेस्टीन देश भी 2 पार्ट में बढ़ गया था, जो कि है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा स्ट्रिप, जहां हमास आज भी ऑपरेट करता है। एंड प्रेजेंट सिचुएशन में इसराइल, गाजा और हमास का मैप कुछ ऐसा दिखता है। और हमास को यूएसए, यूरोपियन नेशन, यूएन और ब्रिटेन जैसे देशों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी हमास के लास्ट अटैक को टेररिस्ट अटैक माना है और वहीं पे ईरान, टर्की और कतर जैसे देश हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी ये वॉर इन्हीं हिस्टोरिक रीजंस की वजह से चलता हुआ आ रहा है और इसी रीजंस की वजह से कई बार हमास इसराइल पे काफी सारे मिसाइल्स और रॉकेट लॉन्चर्स से हमला करता है। और आज भी इसराइल के लोगों को सायरन बजते ही बंकर्स में जाके छुपना पड़ता है। और पैलेस्टीन में कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं जो हमास को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो जब भी इसराइल की आर्मी पैलेस्टीन में जाती है वहां के मिलिटेंट्स को पकड़ने या फिर कोई भी ऑपरेशन करने, तो भाई पैलेस्टीन के लोग वहां पे इसराइल आर्मी पे पत्थरबाजी करते हैं या फिर उनको पकड़ लेते हैं। और हमास अपने अटैक को ये बोल के जस्टिफाई करता है कि इसराइल की आर्मी वेस्ट बैंक और अल अक्सा के एरियाज में वायलेंस करती है। बट हमास खुद इसराइल पे अटैक करने के टाइम जेरूसलम पे रॉकेट से हमला करते हैं। और ये क्या लॉजिक है? तुम जिस जगह के लिए लड़ाई कर रहे हो तुम उसी पर अटैक कर रहे हो। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमास ने फिर से वही करा है, बट दिस टाइम इसराइल ने इसको टॉलरेट ना करके इसको एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है। और अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ब्रिटेन ने इसराइल का सपोर्ट किया है। और वहीं हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके इसराइल को भी सपोर्ट करा है।
और इसमें कोई भी चांस नहीं है कि आप हमस को जस्टिफाई करो या फिर सपोर्ट करो, क्योंकि 5000 रॉकेट्स इनोसेंट पीपल को टारगेट करते हुए छोड़े गए। और जो इन्होंने इतना घिनौना काम इजराइल की फीमेल्स के साथ करा वो एक टेरर अटैक है। और क्योंकि पैलेस्टीन के कुछ लोग जो हमस का साथ दे रहे हैं इस वॉर में, वो भी इस वॉर में उतने ही भागीदार है जितना खुद हमस। और ये हमस की पुरानी आदत है, ये अपने टेररिज्म को इजराइल आर्मी के एक्शन का रिएक्शन बताते हैं। बट 5000 रॉकेट लॉन्चर्स और किडनैपिंग प्लस इतने मास लेवल पे ट्रेसपासिंग से ये बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाता है कि ये कोई भी रिएक्शन नहीं बल्कि एक प्लान्ड अटैक है। और ये अटैक हमस के मिलिट्री लीडर मोहम्मद डीफ के अंडर हुआ था, जिसने इस ऑपरेशन का नाम अल अक्सा स्टॉर्म रखा था। और ये र्यूमर है कि इस अटैक की सारी प्लानिंग ईरान में हुई थी और वहीं ईरान ने हमस के इस प्लान को एग्जीक्यूट होने के बाद उनको कंग्रेचुलेट भी करा। और यहां तक कि वॉर की सिचुएशंस के लिए ऑयल की मीटिंग बुलाई गई ताकि हमस को वॉर में सपोर्ट करा जा सके। हमस इजराइल पे अक्सर एयर स्ट्राइक करता रहता है और ये इजराइल की एक आम बात हो गई है, बट दिस टाइम ये इसलिए स्टैंड आउट करी क्योंकि हमस ने इस बार जेरूसलम पे अटैक करा और काफी सारे इजराइल को अपना बंदी बनाया। और इजराइल ने इस बार हमस का जवाब सिर्फ एयर स्ट्राइक से नहीं बल्कि ग्राउंड ऑपरेशन से भी दिया। और हमस ऐसे ही अटैक्स के बाद अपने बंकर्स में छुप जाता है, वहीं जान जाती रहती है इनोसेंट लोगों की, निहत्थे लोगों की, क्योंकि बॉम्ब्स या गन किसी का रिलीजन पूछ के जान नहीं लेते। तो इंडिया ने भी पहली बार अपनी खुल के साइड रखी है। अभी तक इंडिया इस मैटर पे एज अ मीडिएटर काम करता था, बट आफ्टर 7 अक्टूबर इंडिया ने काफी अपना एक स्ट्रॉन्ग टेक रखा है। एंड अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला है इंटेलिजेंस सपोर्ट। यूएसए एंड रशिया के बाद इसराइल एक ऐसा लौता देश है जिसने हमें इतना स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया है। एंड इंडिया इंटरनेशनली काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो वो खुल के एक साइड अपनी चूज कर सकता है। एंड दूसरा रीजन है इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक वाटर कॉरिडोर है जो रिसेंटली G20 में इंडिया, इसराइल, यूएई और सऊदी अरेबिया ने साइन किया था। ये एक आंसर है चाइना के 1 बेल्ट 1 रोड का। एंड इसके थ्रू हम अपने ट्रेड्स का 40% टाइम सेव कर सकते हैं। एंड क्योंकि इसराइल हमारा बिजनेस पार्टनर बन सकता है, तो इस सिचुएशन में इंडिया का स्टैंड लेना बहुत क्रूशियल था। फाइनल पॉइंट जो कि ग्लोबली सबको इंपैक्ट करेगा वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड गोल्ड प्राइसेस। तो अभी तक की सिचुएशन काफी क्लियर है। हमारे पीएम ने इसराइल का स्टैंड लिया है, तो हमें एज अ कंट्री यूनाइटेड रह के इसी डिसीजन पे आगे बढ़ना चाहिए। बट स्टिल इंडिया में काफी लोग हैं जो भी पैलेस्टीन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और उन सबको ये भी पता है कि पैलेस्टीन बॉम्बिंग्स, मर्डर्स, रेप इन सब में इन्वॉल्व है। ये क्लिप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की है, जहाँ पे काफी स्टूडेंट्स पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इंडिया के कई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स भी ये काम कर रहे हैं। बेशक दिखाने के लिए लोग सपोर्ट पैलेस्टीन को कर रहे हैं, बट इवेंचुअली ये लोग सपोर्ट हमस को कर रहे हैं, क्योंकि वॉर पैलेस्टीन नहीं हमस लड़ रहा है। एंड ये बात हमें समझना जरूरी है। और हमको इस बात को समझना चाहिए कि इस टाइम पे इजराइल के ओपोजिशन लीडर्स और जो उनकी गवर्नमेंट है वो एक साथ मिलकर काम कर रही है, एक दूसरे का सहारा बन रही है। क्यों? बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और ऐसे ही टॉपिक्स जिसपे देश का नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा हो, उस पे तो एटलीस्ट हम सबका टेक एक होना चाहिए। ये कोई आम इंसिडेंट नहीं है जिसपे हम अपना लेफ्ट और राइट ओपिनियन दे। इट्स अ ब्लडी वॉर, सो इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। और हमको पता है वॉर कब तक चलेगी और कितना इंपैक्ट डालने वाली है बाकी कंट्रीज पे। और आपको भी ये पता होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें डायरेक्टली पार्ट लेगी। और हमें भी ये सोचना होगा कि कैसे इजराइल और पैलेस्टीन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले, क्योंकि कई वर्ल्ड लीडर्स ऐसे भी आए जो इन दोनों कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कराना चाहते हैं। इन दोनों कंट्रीज के बीच में काफी बार पीस ट्रीटी भी साइन हुई है, बट कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऐसे हैं जिनको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि वो अपना लैंड किसी और के साथ शेयर करें। बस तभी ये लड़ाई सदियों से चलती आ रही है और ये पता नहीं कब तक चलेगी। सो इट इज अ हाई टाइम कि दोनों इजराइल और पैलेस्टीन के एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट मिलना बंद हो, क्योंकि यही दोनों कंट्रीज के पीस की तरफ पहला स्टेप है। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जितना हम लोग एक्सप्लेन कर सकते थे हमने अपने एंड से करा। बाकी कुछ भी अगर कमी रह गई हो तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, तो भाई आप वहां जाके भी अपने व्यू शेयर कर सकते हैं कि भाई आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हमने अगर कुछ पॉइंट गलत बोल दिया तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। भाई वी आर ओपन। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद हुई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, और भाई कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप लोगों को अगला रोस्ट चाहिए या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आएंगी, रोस्ट भी आएंगी, बस ये बता दो कि भाई रोस्ट किसका निकाले और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे इंस्टाग्राम का, तो वहां जाके फॉलो कर लो।